हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से सोशल वर्क क्लासेस पर स्वागत करता हूं मैं। और मैं आप सबको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट का है। अगर आप देखें यूनिट नंबर 7 को, यूनिट नंबर 7 अगर आपके पास है तो उसको उठा कर देखिए। उसमें सामाजिक नीति नियोजन और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा किया गया है। और उसी के क्रम में एक पॉइंट दिया है और कहा है कि धारणीय विकास के बारे में चर्चा करूँगा। यानी धारणीय विकास से, जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस, यानी एक प्रकार से सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हो इसे। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे आप सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, उससे आप लोगों से उस यूनिट से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे में एक तो आपसे बनाएगा प्रश्न ये कि धारणीय विकास से प्रश्न पूछेगा। अच्छा, इस टॉपिक के अंत में मैं आप लोगों से करवाऊंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है भाई, पहले तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लोगों से प्रैक्टिस करूंगा। और एक प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बनाए जाते हैं, सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्ष्य कौन कौन से हैं और सामाजिक विकास के अप्रोच कौन कौन से हैं, उपागम कौन कौन से हैं। यदि आप लोगों ने यूजीसी नेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा धारणीय विकास से भी प्रश्न, और आप लोगों ने देखा होगा सामाजिक विकास के भी। और साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है मानव विकास सूचकांक को लेकर। ठीक है, तो जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किया होगा तो आप लोगों ने यहाँ से प्रश्न देखा ही देखा होगा, है ना। तो ये श्योर है कि यहाँ से प्रश्न आना तय है, तो इसलिए आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। धारणीय विकास की ज़रूरत क्या पड़ गई एनटीए यूजीसी नेट के सोशल वर्क में, इसको डालने के लेकर सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया, पहले तो ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए, धारणीय विकास का जो तात्पर्य था, बेसिकली धारणीय विकास का अर्थ यही बताता था कि वर्तमान में जो लोग हैं उन लोगों की आवश्यकता को, आकांक्षाओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि उनको आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से क्या कर सके, पूरा कर सके, या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सामर्थ हो सके। इस तरीके की क्रियाविधि जो है धारणीय विकास के अंतर्गत कही गई थी, जिसको आप लोग बोलते हो सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 हैं, अभी मैं उनके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, तो उससे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक कॉमन सी बात है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा धारणीय विकास का मतलब या धारणीय, पहले तो मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, है ना भाई। तो अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कभी भी कि धारणीय विकास का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बात करता है निर्वाहनीय या टिकाऊ विकास की बात करता है, या एक प्रकार से अगर आप कह लो तो सतत विकास की बात करता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बताऊं तो जो धारणीय विकास है उसका अर्थ ये बनता है कि पर्यावरण का समुचित विकास हो। बस इतनी बात याद रखिए। धारणीय विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण का एक तरीके से कैसा विकास हो, समुचित विकास हो, है ना। क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही बात। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, और पर्यावरण में वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रयोग में लाया जाए। तो सबसे बेटर अगर आप कहें इसे, तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना आपको क्या करना है, संसाधनों का प्रयोग करना है। तो उसके लिए सतत जो विकास है या धारणीय जो विकास है उसका प्रयोग किया गया था। और इसी के अंतर्गत एक शब्द मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है टिकाऊ को लेकर। भाई जरा बताइए टिकाऊ विकास क्या है, ये प्रश्न बन जाता है आप लोगों से एग्जाम में, कई बार बनाए भी गए हैं टिकाऊ को लेकर। ठीक है भाई, तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि धारणीय विकास के अंतर्गत एक टिकाऊ विकास है, उस टिकाऊ विकास का तात्पर्य क्या होता है, तो आप ये कहना कि भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है और पर्यावरण है उसका बचाव करने की बात करता है। ठीक है, तो यही आप लोगों को मुझे बताना था कि धारणीय विकास के वाहनी या संपोषणीय, या आप निर्वाहनी कह सकते हैं, या आप टिकाऊ कह सकते हो, या आप उसे क्या कह सकते हैं, शाश्वत कह सकते हो, शाश्वत या सतत विकास कह सकते हैं। इन सभी का जो अर्थ बनता है भावी पीढ़ी के लिए बनता है। इन सभी का जो अर्थ बनता है वो क्या बनता है, भावी
पीढ़ी के लिए संसाधन और पर्यावरण का बचाव, इसका अर्थ बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में तो बेसिकली टिकाऊ पूछा है ना, संपोषणी नहीं पूछा गया, हो सकता है संपोषणी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब था आप समझ गए हैं, अनुकूल का स्तर बनाना या अनुकूलतम स्तर लाना, इस तरीके की बातें की गई जो पर्यावरण के क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का एक अनुकूलतम उपयोग प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ें तो इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। बट जो धारणीय विकास है, अगर मैं इस अवधारणाओं को आप लोगों को समझाऊं तो एक ही बात याद रखना है आप लोगों को कि पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने को या बचाए रखने पर ही ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले बार, या अगर मैं आपसे कहूँ इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग करने वाला इंस्टीट्यूट, या आप इसे कह सकते हो एक प्रकार से इंटरनेशनल एजेंसी के रूप में, तो पहली बार आप इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, IUCN। ये नाम मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताते हुए अभी इसी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ। तो एक चीज़ और इस यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि IUCN, ठीक है भाई। तो इस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया है, धारणीय विकास का या सतत विकास का एग्जाम में प्रश्न बने तो IUCN से, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल, ठीक है, कंपोजिशन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो विश्व संरक्षण रणनीति जो है ये अपनी रिपोर्ट, अगर मैं बात करूं, IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था, ठीक है। याद रखना, एक पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाया। देन अगर मैं आपसे एक और बात बताऊं, वर्ष 1987 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा डब्लू, याद रखिएगा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सतत डेवलपमेंट या सतत विकास के अंतर्गत ये देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। WCED का नाम, तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे ब्रेटलैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कैसे भूमिका अपनी निभाती है। तो यहाँ पर 1987 में, तो इसका नाम तो याद ही रखना है आपको कि WCED जो है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने कॉमन फ्यूचर के बारे में बात किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि WCED का गोल क्या है या लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को परिभाषित करना और उसकी कार्य पद्धति की व्याख्या करना, विकास। अच्छा, ये बात किसकी मैं कर रहा हूँ, मैं सतत विकास की बात कर रहा हूँ। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने लाया, आपको तो पता हो गया भाई कि IUCN ने लाया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1987 में WCED ने क्या काम किया है इसने, तो उसने एक कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इसने, और ये काम किया था परिभाषित को लेकर, कार्य पद्धति की व्याख्या को लेकर। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, आप लोग पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जानते थे जिसमें 8 गोल थे, और उसी को सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्य बोला जाता था। अब इसको तो समाप्त कर दिया गया, ये 2000 से लेकर 2015 तक था। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब 2015 से पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं NTA UGC नेट का, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्य से हर बार 1 या 2 प्रश्न बनाए गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ये बातें तो अच्छी तरीके से। बट अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2015 से समाप्त हो गया, और 2015 से लेकर इसकी जगह जो है 2030 तक ले लिया है सतत विकास लक्ष्य, जिसमें आप लोग देखते हैं 17 क्या है टारगेट या 17 गोल्स रखे गए हैं इसके अंतर्गत, है ना। आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में, तो है ना। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। देन अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में इसको जो है लिया गया है यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से। और इसकी जो बैठक हुई थी 25 से लेकर 27 सितंबर 2015 में हुई थी, और 2016 से लेकर 2030 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से। 2015 से लेकर 2030 तक में कुल टोटल 17 गोल किए गए थे, 169 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए थे, और 193 जो हैं देश शामिल हुए थे। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा खासकर,
ठीक है भाई। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों से बता दूं कि जो ये धारणीय विकास है, इस रिपोर्ट में बताया गया था टिकाऊ विकास को लेकर। तो टिकाऊ विकास तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, सॉरी। ठीक है भाई, तो ये बात तो आप लोग तो समझ ही चुके होंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो क्या चीज़ें हैं, तो अगर मैं आपसे बात बताऊं यहाँ पर कि टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति करना और उसके समझौतों को उसकी क्षमताओं में समझौता का एक वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सको। ठीक है, तो आवश्यकताओं को पूरा करने की बेसिकली वो बात की गई है टिकाऊ विकास को लेकर, है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सतत विकास का अर्थ होता क्या है? अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सतत विकास धारणीय या टिकाऊ विकास कहा जाता है। तो अगर आप लोगों से कभी टिकाऊ विकास मिल जाए, धारणीय विकास मिल जाए, सतत विकास मिल जाए, तो आप कंफ्यूज मत होया करें। इसका मीनिंग एक ही निकलता है, इन सब का अर्थ ही एक ही होता है कि इसके अंतर्गत जो भावी पीढ़ी होती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है ना, तो वर्तमान में जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं या आकांक्षाओं को इस प्रकार पूरा किया जाए कि वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, भावी का मतलब यही होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी, ठीक है। तो भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति या उसका पूरा करने में सामर्थ्य पर कोई आँच ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके का जो है विकास जो है इस पे रखा गया है। इन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है जो मैंने आप लोगों से बोला है, ठीक है। और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये इज़ अ पॉजिटिव शब्द है। अगर आप लोगों से मैंने अभी कल की क्लास में आप लोगों को कुछ सार्थक और नकारात्मक शब्द बताए हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द जो है उसे आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मैंने ट्रिक बताई है, तो उन ट्रिकों के माध्यम से आप लोग सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो सतत या टिकाऊ विकास जो है विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की समझौता किए बिना पर्यावरण की, प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास किया जा सके। तो इसका एक मीनिंग लिखाया गया है और वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए सतत विकास के 17 लक्ष्यों के बारे में, ठीक है। तो लक्ष्यों में अगर मैं बात करूँ तो गरीबी हो गया, प्रदूषण हो गया, शांति हो गया, न्याय आदि जैसे अनेक शब्द जो है शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। आपको अगर पता है गरीबी, प्रदूषण, शांति और न्याय, तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये 4 शब्दों को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि समाज में जो है न्याय और शांति, सतत विकास के समाज में न्याय और शांति स्थापित करना है महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य समाज में न्याय और शांति स्थापित करना और न्याय तक पहुंच जो है सुनिश्चित करना, ये आपका लक्ष्य नंबर 1 होगा। तो बस सिंपल मैं बातें बता देता हूँ, आप लोग उसे ध्यान रखिए कि न्याय और शांति की बात करना और उसके बाद गरीबी को समाप्त करना, ये आपका दूसरा लक्ष्य हो जाएगा। और उसके बाद भूखमरी या अकाल को समाप्त करना, ये आपका तीसरा, यानी जो आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में नो हंगर करके दिया होता है ना, तो वो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सामूहिक साझेदारी करने की बात हो रही है, ग्रुपिंग एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और भूमि संरक्षण की बात हो रही है, इसे भी आप याद रखिएगा। जल संरक्षण की बात हुई है, ठीक है। इसमें कुल टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। एक बात हुई है आपकी जलवायु परिवर्तन को लेकर, और एक बात हुई है उपभोग और उत्पादन प्रणाली में को सशक्त बनाने से संबंध में, सामुदायिक एवं शहरी विकास को लेकर, असमानता में कमी को लेकर, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। उद्योग व बुनियादी ढांचे का विकास होना, और उसके बाद अच्छा रोजगार व आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा की गई। सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में भी समाजकारी से संबंध में ये भी प्रश्न बनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों से एक शब्द बताया था कि जहाँ पे स्वच्छ शब्द लिखा मिल जाए वो बेसिकली हमेशा सत्य ही माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं सस्ती व स्वच्छ ऊर्जावान, तो ये भी एक प्रकार का धारणीय विकास का लक्ष्य बनाया गया था। स्वच्छ पानी व स्वच्छता का प्रोत्साहन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी लक्ष्य था। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी बात की गई थी। सतत डेवलपमेंट विकास, या आप कह सकते हो धारणीय विकास। अच्छी शिक्षा की बात की गई थी और अच्छा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया था, है ना। तो ये टोटल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 17 के 17 क्या थे, गोल थे। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ बेसिकली 17 गोल्स में से ये आपसे नहीं प्रश्न बनने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोल नहीं है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट अगर बन भी जाता है तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और वहाँ पे आपको मैंने बताया है गरीबी उन्मूलन और न्याय जैसे शब्दों का अगर आप ध्यान रखें, जल का ध्यान रखें, सशक्तिकरण या समानता का ध्यान रखें, एज अ पॉजिटिव शब्दों का ध्यान रखें, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, संधारणीय के लक्ष्यों को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जबकि सतत विकास की आधुनिक अवधारणाएं, अब यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं आधुनिक अवधारणाएं से। तो ये प्रश्न एक बार बना भी है, मैंने आप लोगों से करवाया भी था, तो वो 1987 में ब्रेटलैंड की रिपोर्ट से ली गई थी। तो अभी मैंने आप लोगों को एक बात और बताया था कि वर्ष 1987 में WCED, तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, WCED भी, जिसको मैंने बताया था आप लोगों से, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया था। तो ये WCED का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्लस में आपको यहाँ पर कैसी भूमिका है, तो ये भी भूमिकाएं जो है 1987 में ही किया गया था। और उसने निकाला था, WCED ने एक कॉमन फ्यूचर इसका लक्ष्य था। तो आप समझ सकते हैं कॉमन फ्यूचर इसका लक्ष्य बन जाएगा। और मैं अगर बात करूँ तो इसका बेसिकली जो इस शब्द का अर्थ निकला वो निकला था परिभाषा को लेकर और कार्य पद्धति की व्याख्या करने को लेकर निकाला गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखो 1987 में ब्रेटलैंड की रिपोर्ट से ली गई है, इसका तो आप खास कर ध्यान रखिएगा। ये कई बार प्रश्न बनाए गए, तो ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। और यह अस्थायी वन प्रबंधन और 20वीं शताब्दी के सदी में पर्यावरणीय संबंध की चिंताओं के बारे में पहले के विचारों में निहित की गई है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आप लोग इसे खासकर ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि रियो+10 के बारे में, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर अगर मैं रियो+10 की बात कर रहा हूँ तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुआ था और ये 2002 में हुआ था। ठीक है भाई, तो ये इसका ध्यान रखें आप लोग खासकर। 2002 में क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, दक्षिण सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका का, और रियो 10 था, और ये वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। इसका जो बेसिकली मुख्य उद्देश्य था रियो+10 का, वो था सतत विकास का। तो आप पढ़ ही रहे हैं सतत विकास, तो जाहिर सी बात है एक तो उद्देश्य आपका यहाँ पर मिल गया। दूसरा इसका काम ये था कि अनुकूल प्रयोग किया जाए। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए कि रियो+10 में ये 21वीं सदी का पहला सम्मेलन है। कौन सा? 21वीं सदी का पहला सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये शब्द देखा कि यह अस्थायी वन प्रबंधन और 20वीं सदी के पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में पहले के विचारों में निहित की गई है। तो इस बात से मुझे याद आया है, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 21वीं सदी का पहला सम्मेलन जो है वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी सम्मेलन के अंतर्गत जो है विकास जो रखा गया था वो विषय था सतत विकास रखा गया था, उसका विषय यही रखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद रियो+20 भी आया था। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि रियो+20 क्या है। तो रियो+20 जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। अच्छा, अगर वो 2002 में हुआ था रियो 10, और तो रियो 20 कब होगा आप ज़रा बताइए यहाँ पर? तो 2012 ही होगा। आप लोगों को ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका भी विकास जो रखा गया, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ विषय या उसके सब्जेक्ट या गोल, तो ये भी था सतत विकास पर लक्ष्य देने की बात। लेकिन यहाँ पर जो उसका एक प्रकार से अगर मैं कहूँ थीम जो बनी, जो संकल्पना बनी थी, तो उसकी अगर मैं बात करूँ फ्यूचर वी वांट, आप इसको ध्यान रखें। 2-3 बातें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फ्यूचर वी वांट करके इसका एक प्रकार से क्या बनाया गया था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो संकल्पना दी गई थी एक मुख्य विषय के रूप में आया था। मेन विषय यही था फ्यूचर वी वांट इसका। ठीक है, तो मेन विषय इसका ये था। और अगर मैं 2002 की बात करूँ जो दक्षिण अफ्रीका का था, मेन विषय क्या हुआ, वो तो सतत विकास ही है। सतत विकास इसका भी है, बट इसका मेन सब्जेक्ट जो रख दिया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा अंतर कैसे कर पाएंगे आप? अंतर तो तभी कर पाएंगे जब दोनों कुछ डिफरेंट होगा। तो 20 में आपको डिफरेंट ये मिल गया कि फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था इस सम्मेलन का। ठीक है, तो इसकी संकल्पना जो है बेसिकली इसी के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सतत विकास को विकसित हुआ और इसमें ध्यान रखा गया आर्थिक विकास को लेकर, सामाजिक विकास को लेकर, आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक संरक्षण की ओर अधिक हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से प्रश्न भी करूंगा, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। मैं डीप में जाना नहीं चाहता इसके बारे में। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरतों की अवधारणा विशेष रूप से इस दुनिया के गरीबों की आवश्यक ज़रूरतें जो है जिन्हें सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए, एक बात तो ये थी। वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण, क्षमता और प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन की स्थिति में लगाई गई सीमाओं पर विचार करना, ये बातें होती। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी, इस पॉइंट को करिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, ठीक है, या इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत है। एक बार प्रश्न ये भी बना था कि हमारा साझा हमारा भविष्य, ये किसके द्वारा दिया गया है धारणीय विकास में, तो 1987 ब्रेटलैंड रिपोर्ट के माध्यम से बात आई थी। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये। सतत विकास बेसिकली 3 क्षेत्रों पर काम करता है, जिसको 3 क्षेत्र, जैसे आप ये नहीं कहेंगे उस 3 क्षेत्रों में से नाम जिसको हम बोलते हैं आयाम बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, स्तंभ बोल सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि 3 क्षेत्र हैं, मतलब क्षेत्र तो एक ही है, इन्हीं क्षेत्रों पर बात किया, आयाम पर बात किया। आयाम को ही बोला जाता है डोमेन बोला जाता है, डोमेन को ही बोला जाता है स्तंभ बोला जाता है, एक प्रकार से आप पिलर कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सोचा गया था किन किन बातों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और समाज को लेकर। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों को मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि सतत विकास या धारणीय विकास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको तो ये बातें याद हो गई होंगी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ और आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, आप उन्हीं के नाम याद रखें। ठीक है, अभी मैं चर्चा करूंगा आप सबसे उनके बारे में भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाम आ गया है, आप इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। इन्होंने, ये एक अर्थशास्त्री हैं, 1979 में रेने पासेट द्वारा, रेने पासेट, अभी मैं आपको नाम ये पहली बार शायद आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन ध्यान में रखिए इनके बारे में क्या है। रेने पासेट के द्वारा शुरू किया गया था 3 क्षेत्र, तो मैं क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ तो इसलिए इनका नाम क्षेत्र में आ जाता है। तो आप इन 3 क्षेत्रों के बारे में शुरुआत किया था, उसने अपनी रूपरेखा प्रस्तुत किया था। उसने कहा था कि आर्थिक चीज़ों को और पर्यावरण चीज़ों को लेकर, सामाजिक चीज़ों को लेकर, लेकिन जो 3 आयाम बनाए गए जो सतत विकास के, वो थे तो बेसिकली किसके लेकर, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और किसको, समाज को लेकर। तो बताइए जरा, पर्यावरण मतलब आपका पर्यावरण यहाँ पे मेंशन ही किया गया है, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था को आर्थिक से रिलेट कर दिया गया, समाज को जो है सामाजिक से रिलेटेड, मतलब कुछ अंतर नहीं है, बेसिकली सिमिलर वही है। तो 1979 में अर्थशास्त्री रेने पासेट थे, इन्होंने 3 क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे रूपरेखा भी प्रस्तुत किया। इसका नाम इन्होंने इस तरीके से भी कहा कि पारिस्थितिकी भी बोला, अर्थव्यवस्था भी बोला और इन इक्वालिटी भी बोला, मतलब इक्वालिटी का मतलब समानता के बारे में भी इन्होंने इसके बारे में चर्चा कहा। तो वही 3 शब्द हैं, इसका हेर फेर करके बताया है। या तो आपसे आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक पूछेगा, अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और इक्विटी पूछ लेगा, तो भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अर्थशास्त्री थे रेने पासेट, जो 1979 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार अगर मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र के वापस लाया गया, एक प्रकार से अगर आप कह सकते हो आर्थिक परिस्थितिकी के बारे में, समाज के बारे में जो है जिक्र किया गया, एक प्रकार से कह सकते हो चर्चा किया गया था। ठीक है, 17 लक्ष्य तो आप भली भांति तरीके से रूबरू हो चुके हैं, और इसका मतलब जैसे एक बेहतर और अधिक प्राप्त करने के लिए, खाका होने के लिए या बनाया जाए, या वैश्विक लक्ष्यों को वापस से जोड़ा जाए, टिकाऊ सभी के लिए भविष्य के बारे में चर्चा की जाए, इस तरीके की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल या पैंडेमिक या वैश्विक लेवल पर जो 17 लक्ष्य बताए गए थे, उसका मतलब यही था कि एक बेहतर और अधिक प्राप्त करने के लिए, खाका होने के लिए बनाया वैश्विक लक्ष्यों को आपस में जुड़े, टिकाऊ, सभी के लिए भविष्य के बारे में चर्चा करना। तो ये बातें थी। इतना बड़ा घुमा फिरा के आप लोगों से नहीं पूछेगा, आपसे केवल पूछेगा टिकाऊ के लिए बताइए, टिकाऊ जो विकास है इसका मीनिंग समझाइए। तो ये बनाएगा, तो इसका मतलब होता है भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं को समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना। तो ये इसका लक्ष्य होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। एसडीजी का मतलब है कि 2015 में सतत, आप जानते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह स्थापित भी किया गया। वर्ष 2030 तक इसका इरादा है, मतलब एक प्रकार से टारगेट रखा गया है। और 2030 एजेंडा में इसने आम बोलचाल की भाषा में एजेंडा 2030 के रूप में जाना भी गया है, या इसे शामिल भी किया गया है। आप इसे भली भांति तरीके से जानते भी हैं। ठीक है भाई, 17 लक्ष्य देखिए यहाँ पे सिंपल शब्दों में दिया है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए,
और उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, सभ्य कार्य होना चाहिए, आर्थिक विकास, बात दोनों एक ही है। यहाँ पर ये गोल नंबर आपका 8 हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि उद्योग व नवाचार या बुनियादी ढांचा हो जाएगा, आपका उद्देश्य ये 10 लिखा हुआ है। असमानता को कम करना होगा, ये आपका 11 लिखा हुआ है। सतत शहर और समुदाय की बात किया गया है। उसके बाद आपके जिम्मेदारी के बारे में या उपभोक्ता या उत्पादन के बारे में चर्चा हुआ है। अगर गोल नंबर 13 की बात करो तो जलवायु परिवर्तन, जिसको क्लाइमेट आप कहते हो, चेंज के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे बात किया गया है वो पानी के नीचे का जीवन के बारे में चर्चा हुई है। भूमि पर जीवन या शांति और न्याय और मजबूत संस्थाएं और लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये टोटल जो है धारणीय विकास के 17 लक्ष्य हैं, जिसका काम है वर्तमान के लोगों की आवश्यकताओं या आकांक्षाओं को इस प्रकार से पूरा किया जा सके कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य हो सके, उस पर कोई आँच ना आए। इस तरीके की जो क्रियाविधि है इसमें की गई है, इसे आप खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सतत विकास के संकल्पना में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्लस में आपसे एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सतत विकास समाप्त करने से पहले मैं एक और बातें बता देना चाहता हूँ आप लोगों से। 1992, आप इसे नोट करिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, एजेंडा, आप एजेंडा में बोल रहा हूँ, एजेंडा का मतलब लक्ष्य होता है, रियो घोषणा, इसी के प्रति पूर्ण जो है सामर्थ्य व्यक्त किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं तो 2002 का, तो उसके बाद आपको पता ही है कि आप जानते हैं जोहान्सबर्ग जो है जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसी को बोला गया रियो प्लस 10, और इसका मुख्य विषय सतत विकास था। 2002 में आयोजित किया गया था, ये भली भांति तरीके से आप जानते हैं। और थर्ड पॉइंट आपको ये देखो, वर्ष में ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे अपनी कॉपी पर भी इसको मेंशन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद रियो प्लस 20, जिसको ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, इसका आयोजन 2012 में किया गया था। सतत विकास पर बल दिया और इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये निकल के आई थी, फ्यूचर वी वांट। ठीक है भाई, फ्यूचर वी वांट 2012। तो ये आप खास कर इसे ध्यान रखिएगा। ये 3 ईयर और तीनों ईयर से धारणीय विकास से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सभी से। ठीक है भाई, रणनीति की अगर बात किया जाए तो आप सिंपल सी बात है, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करो। जो मैंने कल आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो मैंने आप लोगों से बोला था ये शब्द भी कि समानता जब कभी मिल जाए आपको, प्रणाली न्याय की बात हो जाए, ऐसे शब्द जब मिले आप लोगों को तो आप सोचिए एक प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है इनके लिए। समानता की बात, संपन्नता की बात, उत्पादन पर पर्यावरणीय एक प्रकार से जो है असंतुलन वाली एक्टिविटी को अस्वीकार कर दिया जाए, संतुलन वाली एक्टिविटी को स्वीकार कर लिया जाए। तो इस क्रियाविधि को आप तुरंत समझ जाएंगे कि यार रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति का मतलब यही होता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, और वो कैसे बना रहे हो और कौन कौन सी टेक्निक लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें लागू हो जाती है। ठीक है भाई, तो जल और सफाई हो, ऊर्जा संसाधन हो, स्वास्थ्य हो, जैव विविधता हो, कृषि हो, इत्यादि चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्वोच्च क्षेत्रों को महत्व देने वाली क्रियाविधि कहलाती है। ठीक, तो ये था आपका अभी अभी जो मैंने बताया सतत विकास से। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक, आप लोग प्रश्न भी उठाकर देख लीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर, सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्ष्यों को लेकर। तो सामाजिक विकास में अगर आपको एक शब्द बता दूं यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक विकास सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक विकास होगा कैसे? सामाजिक विकास होगा तब भाई जब सामाजिक परिवर्तन की जब परिवर्तन किया जाएगा तब होगा। तो वो प्रक्रिया एक प्रकार के प्रोसेस है, इसका ध्यान रखिए। और इसी के माध्यम से समाज के जीवन स्तर को जो एक डिज़ाइन होता है उसका विकसित होता है, मतलब अविकल्प का क्या होता है वहाँ पर विकसित होता है। तो समाज के अंदर जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं वो बेसिकली क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक विकास में मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कुछ चीज़ें जो विशिष्ट लक्षणों में बात की गई हैं, जैसे शिक्षा की बात की गई है, और आप लोगों से बताऊं स्वास्थ्य की बात की गई है, सुधार की बात की गई है, उनको अवसर की बात की गई है। इन सारी चीज़ों जो है बेसिकली सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्ष्यों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है भाई, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सामाजिक नीतियों को आर्थिक रूप से बढ़ाया जाए और लिए गए कदम को समाज का विकास सबसे विशिष्ट लक्षण के रूप में। सामाजिक विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयोजित सामाजिक बदलावों
के रूपरेखा के अनुसार या समस्त जनता के बारे में, उसके कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए गतिशील प्रक्रिया के रूप में एक प्रकार से समायोजित होता है। तो ये एक प्रकार की बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से आप समझ भी चुके होंगे कि सामाजिक विकास होता क्या है। तो सामाजिक विकास एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो एग्जाम में प्रश्न बनता है, जब एलिगेशन मिल जाता है, कथन और कारण मिल जाता है, तो ये सारे पॉइंट मिले रहेंगे। तो आपसे कहेगा कि विकास की प्रक्रिया जो उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास एक दूसरे से या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप उसे करेक्ट मान लेना, ठीक है भाई। उसे आप क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। सामाजिक नीति में आर्थिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन को, जैसे सामाजिक की बात हो या सांस्कृतिक की बात हो या उसके बाद सामाजिक प्रगति की बात हो, इन्हीं सामाजिक प्रगति की बात हो आप लोगों को, या सांस्कृतिक विकास की बात हो, या परिवर्तन को समाज की बात हो, तो तुरंत ये सामाजिक विकास का ही एक लक्षण मान लिया जाता है, ठीक है भाई। आप तुरंत इसको मान सकते हो। साधारण शब्दों में अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो आप याद इतना रखें कि इसकी जो परिभाषा है कि मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है या उसका विकास कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल शब्द में आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिभाषा के रूप में, मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों होता है और इसी को बोला जाता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास का विशिष्ट लक्षण किसे कहेंगे, ये मैकाइवर पेज ने साफ शब्दों में कह दिया था कि समाज जो है परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों होता है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो हेराक्लिटस का नाम भी आता है, तो इसने भी परिवर्तन बहाव की स्थिति में होता है। ऑगस्ट काम्टे ने भी बोला कि मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन या विकास होता है। और उसके बाद केलर और समरर ने बोला है कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तथ्यों को स्वयं निर्धारित करता है, ठीक है। तो स्वयं को निर्धारित करता है तो वह एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं, परिभाषा से एग्जाम नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर कि ये होता क्या है, तो आप ऐसे ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है, बताइए ज़रा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास के उपागम के बारे में। तो सामाजिक विकास का जो उपागम है, तो उसके उपागम में देख आता है प्रादेशिक। अब ये कई बार एग्ज़ाम में जो है, आप लोगों से मैं बता दूं, एग्ज़ाम में प्रश्न भी बनाए गए हैं, पूछे गए हैं एग्ज़ाम में प्रश्न। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जो है सामाजिक विकास का उपागम नहीं होगा। तो आपको मिल जाएगा प्रादेशिक रहेगा, लैंगिक रहेगा, पर्यावरण रहेगा, भागीदारी रहेगा और सहभागी रहेगा। मैं एक एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ, आप उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, अब ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है कि हम इन सब के बारे में समझें, पढ़ें, है ना। तो सामाजिक विकास के अगर उपागम के बारे में बात करना है आप लोगों को, तो आप ध्यान रखिए प्रादेशिक जो उपागम होता है उसे हम क्या कहते हैं। प्रादेशिक उपागम बेसिकली ये प्रादेशिक स्तर पर होगा, ये तो शब्दों से पता चल रहा है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भौगोलिक स्थिति की बात करेगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आर्थिक सामाजिक गतिशीलता की अवधि में विशिष्ट क्षमताओं और संपत्ति, शक्ति और कमजोरियों को विशेष रूप से ध्यान रखेगा। तो ये प्रादेशिक में आ जाएगा। आपका प्रादेशिक स्तर जो है शुरुआत यहीं से होती है सामाजिक विकास में, है ना। तो ये विभिन्नताएं के रूप में देखा जा सकता है, सामान्यताओं के रूप में देखा जा सकता है, उपागम के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर आप भौगोलिक स्थितियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका प्रादेशिक। लैंगिक की बात अगर मैं करूं तो ये बहुत ही सरल है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। लैंगिक स्थिति उपागम, जहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक भूमिकाओं में एक समानता की बात कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा लैंगिक उपागम। अगर पर्यावरणीय उपागम के बारे में बात करूँ तो शब्दों से पता चल रहा होगा। और पर्यावरणीय में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया भाई। अच्छा ये देखो Rio+10, Rio+20 जो आ रहे हैं, जो ऐसे मैंने अभी 1992 को बताया आप लोगों को, पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से जो एजेंडा 21 किया गया था, उन सभी चीज़ों में क्या बात किया जा रहा था, पर्यावरण का। लेकिन और कॉमन गोल क्या बन रहा था, सतत लक्ष्य बन रहा था या सतत विकास बन रहा था, यही बन रहा था। तो सिंपल सी बात है, आप इसको वहीं से याद करें कि पर्यावरण जो उपागम है सतत विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए सामाजिक विकास की पहल किया है, ठीक है। तो ये बात आपका करेक्ट हो जाएगा पर्यावरणीय में। अगर मैं आपको भागीदारी की बात करूँ तो भागीदारी शब्दों से पता चल रहा है, जिसको आप बोलते हो साझेदारी। और साझेदारी का मतलब क्या होता है भाई, भागीदारी या साझेदारी का क्या मतलब होता है कि सक्रिय भागीदारी निभाया जाए। अच्छा सक्रिय भागीदारी किसकी होगी, तो आप यहाँ पे बताइए, स्थानीय अधिकारियों की होगी, केंद्रीय विभाग का होगा, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का होगा, उनके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उनमें सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। सामंजस्य का मतलब तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो इस उपागम को पूरी तरह से विश्वास के सिद्धांत पर या ज्ञान के विभाजन का या कौशल का अगर पूर्वता, कौशल के बारे में, ठीक, आप ऐसे याद रख लीजिए, कौशल के बारे में
उसी पर ही यह आधारित है। तो कौशल हो जाए, ज्ञान हो जाए, सिद्धांत हो जाए, विश्वास हो जाए, विभाजन हो जाए, कौशल हो जाए, इत्यादि क्रियाविधि पर जो आधारित है सक्रिय भागीदारी में, वो आपका भागीदारी उपागम के अंतर्गत आ जाता है। तो सामाजिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिक बढ़ाने को लेकर है, समृद्ध बनाने को लेकर है, ठीक है, गलतियों को दूर करने को लेकर है, ठीक है। तो इस तरीके चीज़ों से समस्या के बारे में जिक्र करने वाला जो सामाजिक विकास है उसी का ये उपागम है भागीदारी, ठीक है। तो जब आप एक्टिव रहेंगे तभी कार्य हो पाएगा सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से। तो आप इतनी बात ध्यान रखिए। और वास्तविकता के बारे में जिक्र करने वाला जो चीज़ होता है वो भागीदारी पर होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सहभागी होता है, सहभागी का मतलब होता है कि यहाँ पर लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब सहभागी कितने लोग हैं और वो पे कितने लोग जो है लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सके हैं। तो ठीक है, तो भाग लेने के विचार को उत्पन्न होना या सामाजिक प्रक्रिया के बारे में परिभाषित करना, इस तरीके की क्रियाविधि जो है लोगों की शक्ति को एक प्रकार से जो है बढ़ावा देने की बात करना, उनको आगे ले जाना या उनके अवसर प्रोवाइड करना, इस तरीके की क्रियाविधि जो होती है साझेदारी संबंध के ढांचे में या स्ट्रक्चर के अंदर ही वो चीज़ें जो है शामिल होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, सहभागी, तो लाभार्थियों की कुल संख्या, लक्ष्य को किस तरीके से निर्धारित किया है, वो चीज़ें जो है प्रश्न पूछा जाता है तो सहभागी उपागम हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा है अभी अभी सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्षण के रूप में, जैसे कि भाई लक्षण क्या हो सकते हैं, शिक्षा हो सकती है आप लोगों के लिए स्वास्थ्य हो सकता है, आप लोगों के लिए आर्थिक विकास हो सकता है, आप लोगों के लिए लैंगिक असमानता की कमी, ठीक है, जिसको जेंडर गैप कहते हो। तो ये भी देखो लक्षण एग्जाम में प्रश्न बनता है, सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से। तो याद रखिएगा, एक शिक्षा हो जाएगा, एक स्वास्थ्य हो जाएगा, एक उसके बाद आपका आर्थिक विकास हो जाएगा, देन उसके बाद लैंगिक असमानता की कमी हो जाएगी। समाज में जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके बारे में, मतलब उन जो है उस भेदभाव को समाप्त करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो मतलब पूंजीपति वर्ग हैं उसके बारे में, उस पर बल देने की बात नहीं किया है इसने, अभिजात वर्गों के लिए भी बात किया है। तो इन दोनों के बारे में जो चर्चा किया था कार्ल मार्क्स ने, तो पहले भी बता चुका था आप लोगों से। तो समाज में जो अभिजात वर्गों का उदय हुआ है, एक प्रकार से ये हुआ कहाँ से है, सामाजिक विकास के जब विशिष्ट लक्ष्य रखे गए थे उसी दौरान ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी हम लोगों को, ठीक है भाई। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं। तो सामाजिक विकास से देखो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले, अभी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ आप लोगों से। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक आया था। तो मानव विकास सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय विकास का आकलन, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है। देखो अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए जो रेशे का मैंने नाम बताया था अर्थशास्त्री में, जिन्होंने बताया था कि भाई इसने 3 टाइप से उसने डिवाइड किया था। कितने टाइप से? 3 प्रकार से उसने आयाम बताए थे, डोमेन बताए थे, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा अभी लास्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ठीक है भाई। वो भी अर्थशास्त्री थे, वहाँ पर उनका नाम आता है धारणीय विकास में। यहाँ जो अर्थशास्त्री का नाम आएगा, चाहे आप आत्मा सेन की बात करें या महबूब हक की बात करें, तो ये मानव विकास सूचकांक में आएगा, जिसको आप HDI बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर मैं सूचकांक की बात करूं तो इसका जो उपयोग जो है देशों के मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया गया था, ठीक है। तो हालांकि मानव विकास सभी आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य मान लिया गया था और इसका मापन करना आसान नहीं था भाई, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि को लेकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और या उसको मैं कहूँ प्रति व्यक्ति आय की बात के रूप में अगर जो चीज़ें निकल कर आई थी वो मानव विकास की रिपोर्ट में ही देखने को हम लोगों को मिला था। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाया गया है। इस सूचकांक से इस बात से पता चलता है कि कोई देश विकसित और विकासशील है। तो कितना विकासशील है, कितना विकसित है, कितना अविकसित है, इस तरीके की क्रियाविधि किसी देश के बारे में पता करने वाली जो एक्टिविटी होती है वो मानव विकास सूचकांक की होती है। तो आप इसे खास कर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मानव विकास सूचकांक जिसको आप बोलते हो HDI में किन किन चीज़ों से, ये 5 नवंबर 2020 में भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन सही ना होने की वजह से सभी स्टूडेंट को कॉमन नंबर दिए गए थे इस प्रश्न पर। तो आप ध्यान रखिएगा, अब भूलना मत आप लोग। जीवन की प्रत्याशा होता है और एक होता है शिक्षा, एक होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो जीवन की प्रत्याशा की बात अगर किया जाए तो इस जीवन की प्रत्याशा में एक शब्द आता है, ये भी ध्यान रखिए। कभी कभी प्रश्न जीवन की प्रत्याशा ना देकर ये आप लोगों से लिख देता है कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। क्या लिख देगा? दीर्घ और स्वस्थ जीवन, तो वही आपका हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। शिक्षा ना लिखकर सीधा सीधा लिख देता है सीधा कि ज्ञान की उपलब्धि, तो वो हो जाएगा शिक्षा। तो इसे खास कर आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है।
प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आय ना लिखकर वो लिख देगा एक अच्छा जीवन स्तर, एक अच्छा जीवन स्तर। तो ये तीन जो संकेत हैं इसका खास कर आप ध्यान रखिएगा। मैं शुरू से बोल देता हूँ कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन, पहला हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, ज्ञान की उपलब्धता, उसके बाद दूसरी जिसको बोलते हो शिक्षा, तीसरा आपका हो जाएगा कि एक अच्छा जीवन स्तर जिसको आप बोलते हो आय सूचकांक या आप बोलते हो प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीन बातें आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। और लिंग संबंधित विकास जो सूचकांक का उपयोग किया गया था मानव विकास सूचकांक में ही किया जाता है। लिंग से संबंधित या लैंग संबंधित विकास सूचकांक जो होता है ये इसी के अंतर्गत किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 और 2011 में आई थी। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बनता है, अभी देखो प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों से, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो मानव विकास का रिपोर्ट था वो 2010 और 2011 में मानव विकास सूचकांक को ज्ञात किया गया था, ठीक है। और ये बात थी लैंगिक समानता के या लैंगिक संबंध में विकास को लेकर थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2010 से पहले की जो रिपोर्ट थी वो साधारण माध्य से ली जाती थी, लेकिन आय के अतिरिक्त जो है मानव विकास सूचकांक जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को मापन किया जा सके, इसलिए अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यह बना बहुआयामी। तो बहुआयामी ध्यान रखना, बहुआयामी किससे रिलेट हो जाता है, मानव विकास रिपोर्ट से ही रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है तो उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, एचडीआई का विकास या पाकिस्तानी। अच्छा, आप लोग भली भांति तरीके से ये नाम याद रख लिए। एचडीआई का जो विकास करने वाला व्यक्ति है वो अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। भारतीय का अगर नाम मैं बताऊँ, इंडियन का नाम बताऊँ तो आप लोग उसे अतमर सेन का नाम याद रखिएगा, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो आप लोग इसे भली भांति तरीके से याद कर लीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे इसी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। क्या मानव विकास या मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये किया गया है प्रकाशित। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 से 3 बार प्रश्न बना है आप लोगों से, ठीक है। किसने किया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास ने किया है, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं तो मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा जो है उत्पादित वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट सम्मिलित किया गया, जिसे 1990 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल गई आप लोगों को, जो कि एग्जाम में कई बार मैं आप लोगों से इसमें प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप सबसे, और आप सब जानते भी हैं कि ये प्रश्न आया भी है कई बार। तो पाकिस्तान की जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा जो तैयार किया गया था वो 1990 में तैयार किया गया था, इसीलिए इनका सबसे पहले इन्हीं पर जो है इनका ही श्रेय जाता है, ठीक है। पाकिस्तानी के अर्थशास्त्री ही इसका श्रेय जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य था विकास अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु था, और राष्ट्रीय आय लेखा मानव केंद्रित नीतियों पर हस्तांतरित करना, मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करना। महबूब उल हक और पॉल स्टीवंस, शशांक जायसवाल और फ्रांसिस स्टीवर्स और गुस्ताव, ठीक है। यहाँ पे गुस्ताव रवनीस है। अब यहाँ पे जितने सब नाम आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रिफिन का नाम देख रहे हैं, सुधीर आनंद का नाम देख रहे हैं, मेघनाथ देसाई का नाम देख रहे हैं, ये सभी के सभी अर्थशास्त्री हैं। बट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल महबूब उल हक हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और नाम जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, इन्हीं के साथ साथ और भी व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, तो इसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इनका जो है हक का मानना, यानी महबूब उल हक का मानना ये है कि सार्वजनिक विकास और शिक्षाविदों और राजनेताओं को समझाने के लिए मानव विकास के लिए एक सरल समग्र उपाय की आवश्यकता होती है, जिसे न केवल आर्थिक विकास बल्कि उसमें साथ साथ मानव कल्याण में सुधार करना और विकास का मूल्यांकन करना एक अहम बात माना है। किसने, महबूब उल हक ने माना है, इसे आप ध्यान रखिएगा खास कर भी, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखिए अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ये टॉपिक आप लोगों का हो चुका है समाप्त। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ मानव विकास सूचकांक के बारे में, सामाजिक विकास के विशिष्ट लक्ष्य के बारे में, धारणीय विकास के बारे में। अब आप लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि और भी चीज़ें हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद मैं प्रश्न करवाता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, एक बार उसे भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं फिर उसके बाद आप लोगों को प्रश्न करवाता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ से देखिए, यहाँ आप लोगों से एक एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न बन जाता है कि जो
लैंगिक समानता को लेकर प्रश्न बनाया था, तो लैंगिक समानता को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए लैंगिक विषमता का जो विषय है भारत का ही नहीं विश्व स्तर पर जो है अध्ययन किया जाता है। ये तो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए भाई। और लैंगिक समानता की व्यवस्थित रूप से जो संघर्ष किया गया था वो वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के आरंभ ने किया था। तो कभी कभी लैंगिक असमानता पूछा है और ये एग्जाम में प्रश्न बना है किसने किया है, तो आप याद रखना तुरंत यूएस ने, ऐसे। और कब किया है, 1945 में। और ये 1945 में जो हस्ताक्षरित हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हुआ है। अब ये भी ध्यान रखो लैंगिक असमानता का हस्ताक्षर कहाँ पे हुआ, तो आप तुरंत याद आना चाहिए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ था। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ वो चीज़ें हुई थी, एक्टिविटीज़ हुई थी, अब वो क्रम से हुआ था, ठीक है भाई। क्रम से जैसे ध्यान रखना आप लोग कि एग्जाम में प्रश्न बनता है, अगर वो वर्ष नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाओगे सही तरीके से। वो प्रश्न अभी मैं दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। वर्ष 1975 में महिलाओं की स्थितियों में पहली बार सम्मेलन, देखो अब यहाँ पर महिलाओं की स्थितियों में पहली बार विश्व सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, मैस्को में। कब हुआ था, 1975 में हुआ था, याद रखना, सिटी में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था पूर्व लैंगिक समानता को लेकर, लैंगिक भेदभाव को लेकर, विकास के महिलाओं का एकीकरण को लेकर, भागीदारी को लेकर, विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने को लेकर बात की गई थी। इसकी में अगर योगदान की बात होती, वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात हुई तो आप ये एक बात मैं यही कहूँगा आप लोगों को, प्रथम जो विश्व सम्मेलन हुआ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 1975 में मैस्को की सिटी में हुआ था। किसको लेकर हुआ था, लैंगिक भेदभाव को लेकर हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहली बात। देन दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड। चलिए, तो यहाँ तक आपको तो पता हो चुका होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो दूसरी के बारे में, तो देखो महिलाओं पर जो दूसरी सम्मेलन किया गया था ये बेसिकली वही है। और ये 1975 से लेकर मतलब 75 तक तो पहला वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद जो दूसरा चलाएगा वो उसमें हुआ मूल्यांकन 75 में। और जो दूसरा हुआ था वो भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए, लेकिन इसे बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ कहीं कहीं कोपेनहेगन का नाम मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली कोपेनहेगन का नाम क्यों मिलता है मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, आप लोग ध्यान सुन लीजिए। क्योंकि सामाजिक विकास के जो विश्व सम्मेलन कोपेनहेगन में बात की गई थी, तो मानव विकास के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में यहाँ पर निर्देशन दिया गया था। तो कोपेनहेगन का नाम आप इसको यहाँ पर दूसरे नंबर पर याद रख सकते हैं। और ये 1976 से लेकर 1985 तक, तो नाम नहीं लिखा है, कॉपी पर तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तृतीय सम्मेलन नैरोबी में हुआ था और 1985 में हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के दशक में ये भी एक प्रकार से, अच्छा मूल्यांकन सभी पर हो रहे थे, ये बात ध्यान रखना। इस सम्मेलन का जो एक प्रकार से जो देखा गया पॉजिटिव चीज़ें, तो फेमिनिज्म को लेकर देखा गया ग्लोबल लेवल पर, यानी पैंडेमिक लेवल पर देखा गया था, एक प्रकार से वैश्विक लेवल पर देखा गया था, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इस सम्मेलन में जो है महिलाओं और पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में उसके परिवार, समुदाय और समाज राष्ट्र के सामाजिक पृष्ठभूमि के निर्णय लेने के लेकर स्वायत्तता को देकर महिलाओं को सशक्तिकरण पर बल दिया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना। और चौथा जो विश्व सम्मेलन हुआ ये चौथे नंबर का हो जाएगा बीजिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले होते हैं आप लोगों से अभी आप लोग देखेंगे उसका, तो ये क्रम में आप लोगों को 4 जो है ध्यान रखने पड़ेंगे। तो नंबर 1 पर जो हो जाएगा आपका मैस्को हो जाएगा, जो 1975 का हो जाएगा। नंबर 2 पर जो हो जाएगा आपका कोपेनहेगन हो जाएगा, जहाँ पर आप 1976 से लेकर 1985 तक देख रहे हैं। और नंबर जो 3 हो जाएगा नैरोबी हो जाएगा, और नैरोबी में क्या हो जाएगा आपका, नैरोबी 3 है वो 1985 में आ जाएगा आपका नैरोबी। फिर उसके बाद नंबर 4 जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा बीजिंग, और बीजिंग में कहाँ पर आप देख रहे हैं, और वो 1995 में प्लेटफॉर्म। अब इसको बेसिकली देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, बीजिंग में क्या कहा गया, डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी वही चीज़ें हैं जो 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलाए गए थे, टोटल 8 चलाए गए थे। फिर 2015 से लेकर 2030 तक चलाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको आप बोलते हो धारणीय विकास। ये आपको आगे की कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है भाई। बाकी मैं PDF आपको ये भेज देता हूँ, आप वहाँ पर इसको सीन कर लेना। कुछ और भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है
और वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको वो बताना नहीं चाह रहा हूँ। आप लोगों का भी क्वेश्चन पेपर, ये पेपर करवा रहा हूँ, पेपर करवाने के बाद जैसे क्लास समाप्त हो जाएगी मैं ग्रुप में आप लोगों को इसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का, एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर से, और मैं गारंटी भी लेकर बता रहा हूँ कि 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं भाई। तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, है ना। ध्यान से इसको देखिए। देखिए पहला प्रश्न ये है कि धारणीय विकास का मतलब बताइए जरा, फास्ट बताइएगा जरा आप लोग। तो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट भी करके बता दीजिएगा, कि कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से, इनमें से जितने मैंने प्रश्न करवा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है भाई। और वीडियो को स्टॉप करके आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उसका सही जवाब दीजिए, ठीक है भाई। ये चीज़ें आप करिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ जो प्रश्न पहला है धारणीय विकास को लेकर, इसका पूछा है बेसिकली क्या तात्पर्य। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या धारणीय का समुचित विकास होगा कि पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को इसका जवाब भी बताया था। इस करेक्ट धारणीय विकास का जो तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, है ना। ये मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ नेचर एंड नेचुरल कंपोजिशंस ने अपनी किस रिपोर्ट में धारणीय विकास शब्द का प्रयोग किया है। तो भाई जरा मुझे बताइए कि अभी अभी मैंने इनके बारे में भी आप लोगों से चर्चा भी किया है। इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए विश्व संरक्षण रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, और स्टॉप करके आप लोग इसको अपने मन में सोचिए, अपने मन में सोचिए क्या चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो याद रखिए विश्व संरक्षण, ठीक है भाई, विश्व संरक्षण, यहाँ पर जो होगा आपका रणनीति, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ भी आएगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैंने आपको वही बताया ना, जिसको इसका नाम वही है, देखिए IUCN, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है, ठीक है भाई। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल कंपोजिशंस कहा जाता है। ये रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया था, और वर्ष 1987 में क्या हुआ था, जिसको मैंने वर्ल्ड कमीशन एंड इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट बोला था, तो वह लक्ष्य था कॉमन फ्यूचर को लेकर। अब वहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉमन फ्यूचर नहीं लिखा है, लेकिन UGC में लिख सकता है आपको कॉमन फ्यूचर यहाँ पे, और एक और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। हालांकि 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें लिख देगा ये। तो आप जब कभी कॉमन फ्यूचर मिले तो आप सीधा WCED का लगा देना, ठीक है भाई। और विश्व संरक्षण रणनीति मिले तो आप सीधा लगा देना IUCN को लगा देना, जो आप यहाँ पर सही कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और धारणीय विकास के अंतर्गत टिकाऊ विकास का लक्ष्य बताइए भाई, टिकाऊ विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइए जरा। भावी पीढ़ी के लिए संसाधन और पर्यावरण के बचाव के बारे में बोला था ना आप लोगों से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर C सही जवाब इसका हो जाएगा भाई, है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और उसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों से ये भी बताया 1992 बताया, उसके बाद 2002 बताया, उसके बाद 2012 भी बताया था। तो 1992 का जो वर्ष मैंने याद करवाया है, तो बताइए एजेंडा किससे संबंधित होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। देखो, रियो डी जेनेरियो बताया था, और जोहान्सबर्ग कौन से बताया था मैंने, जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 बताया था, 10 बताया था, यानी 2002 का बताया था, है ना। और उसके बाद मैंने एक और बताया था ब्राज़ील तो लिखा ही नहीं है, नहीं, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो तो हो जाएगा भाई, फ्यूचर वी वांट हो जाएगा, फ्यूचर वी वांट हो जाएगा, फ्यूचर वी वांट हो जाएगा, है ना, फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। तो वही है रियो घोषणा, रियो डी जेनेरियो में रियो घोषणा ही आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का हो जाएगा। 1992 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये यही मान लिया जाएगा आपका, ठीक है भाई। आपका रियो डी जेनेरियो, कोपेनहेग नहीं होगा। कोपेनहेग तो बेसिकली महिलाओं को लैंगिक असमानता या उसको दूर करने की बात की गई थी, है ना, उसकी दूर करने की बात। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील का भी आप इसे याद रखिएगा, ब्राज़ील में ही भी हुआ था रियो प्लस 20 वाला, जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में हुआ था, सतत विकास पे बल दिया गया था, 2012 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 2012 में भी किया गया है ये बात। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 की जो घोषणा हुई, तो भी आप ये यही लगाएंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। 1972 में मानव पर्यावरण का पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, स्टॉकहोम में किया गया था, ठीक है भाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 1972 का जो हुआ था वो स्टॉकहोम में किया गया था, 1972 का, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
आगे अगर हम बात करें तो किस आयोग ने सर्वप्रथम पर्यावरण के विकास के मध्य विभाजन रेखा खींचा और धारणीय विकास पर विचार कर दिया। तो भाई रेखा खींचा, धारणीय विकास पर विचार कर दिया, इस तरह की क्रियाविधि ब्रेटलैंड आयोग के अंतर्गत होती है और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो सामाजिक विकास के उपलब्धि पैमाने के विषय में शामिल नहीं किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था, शिक्षा भी बताया था, स्वास्थ्य भी बताया था, मनोरंजन भी बताया था। तो जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग कमेंट भी करिएगा, ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन सा इसका जो है करेक्ट जवाब भी हैं, आप लोगों ने इसके बारे में देखा है। ठीक है ना, तो इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो आपको बता दूं, रोजगार और सामाजिक विकास के उपलब्धि पैमाने में रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन जैसी कोई एक्टिविटी शामिल नहीं किया गया था सामाजिक विकास में। तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे शामिल नहीं था, है ना। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, उसका ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी क्रियाविधि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में तीव्र गति और लैंगिक असमानता में कमी, समाज को में जो है अभिजात वर्गों का उदय, इस तरीके की बात मैंने आप लोगों से भी बताया है। ठीक है भाई, तो वो एक प्रकार का लक्षण जो है शामिल किए गए हैं, लेकिन मनोरंजन को नहीं पैमाने पर रखा गया है। समाज विकास की प्रक्रिया में शुरुआत की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो शुरुआत जो है डैश स्तर पर सटीक स्थान पर की जाती है। जरा मुझे बताइए कौन सा हो जाएगा, प्रादेशिक हो जाएगा कि आपका अंतः और यहाँ पर क्षेत्रीय की उप प्रादेशिक हो जाएगा। क्या आपका यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बात करूँ तो प्रादेशिक हो जाएगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को 5 उपागम थे उसके बारे में चर्चा किया, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा उसको भी। निम्नलिखित में से जो है किस सामाजिक विकास के उपागम के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं को विशिष्ट जिम्मेदारी, देखो अब जिम्मेदारी की बात हो रही है, जहाँ पर सामाजिक विकास के उपागम के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को विशिष्ट जिम्मेदारी पर ध्यान रखने की बात की गई है। जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। लैंगिक समानता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। वह उपागम जो पूरी तरह से विश्वास और सिद्धांत और ज्ञान के विभाजन के कौशल के जो पूरकताओं पर आधारित है, वो किस उपागम के अंतर्गत रखा गया है। सहभागी की, लैंगिक की, प्रादेशिक की, साझेदारी, क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। आप लोग खुद इस पे गेस भी करें और गेस करके मुझे बताइए, और यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा साझेदारी उपागम। ठीक है भाई, इसका मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के दौरान निम्न में से किस मानदंड को स्वीकार नहीं किया जाता। देखो अब साफ शब्दों में लिखा है इसका कौन सी चीज़ें नहीं स्वीकार की जानी चाहिए। तो जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। तो मानव क्या लिंगानुपात होना चाहिए, हाँ या ना। इसका सही जवाब आप लोग मुझे बताइए। 26 यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए भाई, क्या बोलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डी, लिंगानुपात हो जाना चाहिए, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मानव विकास लोगों के विकल्पों में अगर मैं विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले जैसे डैश के स्तर पर ऊंचा की प्रक्रिया क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपके पास। मानव विकास जहाँ पे लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, तो इन चीज़ों पर सबसे सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि में केवल एक ही विकल्प जहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, या विकल्प किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आप आर्थिक समृद्धि में केवल एक विकल्प पर विशेष ध्यान देने की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आय। ठीक है, इसका सही जवाब आय हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन जो है प्रतिवर्ष किस संगठन के द्वारा किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा संगठन है जो मानव विकास सूचकांक वो क्या करता है, एक प्रकार से संगठन द्वारा उसके प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाता है। विश्व बैंक हो जाएगा कि यूएनडीपी हो जाएगा। जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट जवाब होगा यूएनडीपी हो जाना चाहिए। और आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया है कि यही इसके माध्यम से ही लाया गया है ये चीज़ें। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट भी यही या प्रतिवर्ष प्रकाशित भी करेगी यही। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि मानव विकास, एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों से ये बोला जा रहा है, कह रहा है आप सबसे कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। कौन सा अंग है, चलिए मुझे ज़रा बताइए यहाँ पर अंग के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। ठीक है,
जवाब दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखना, जीवन प्रत्याशा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे प्रश्न देखिए। किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जो है सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर बल दिया था? तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो कम से कम मैं आपको बताऊं इसमें काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग भी उसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। लिखिए नंबर 1, मानव विकास संकल्पना का माप, या आप ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट पर कि मानव विकास की संकल्पना। तो भाई ये तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये 1990 में आया है। ठीक है भाई, और नंबर 2 पे आप लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न आना तय है, मानव विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना। मानव विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये 1991 हो जाएगा आपका। और मानव विकास का भूमंडलीय आयाम हो जाएगा, नंबर 3 पर हो जाएगा। भूमंडलीय आयाम हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। और अगर मैं नंबर नेक्स्ट पर बात करूं तो व्यक्तियों की भागीदारी की अगर बात हो जाएगी तो 1993 हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से मानव सुरक्षा में नए आयाम, 94 हो जाएगा, 1994 हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि और मानव विकास आपका हो जाएगा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 6 हो जाएगा, है ना, नंबर 6 हो जाएगा। और 1996 हो जाएगा, है ना। अच्छा 1996 में आया था, अच्छा 1995 रह गया आपका। तो 1995 में आप ये ध्यान रखिए कि लिंग और मानव विकास कब आया है, 1995 में। ये नोट करिएगा, नोट करके जाइएगा, इससे जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है भाई, और उसके बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों से तो आप ये रखिए, निर्धनता दूर करने के लिए मानव विकास जो लाया गया था, 1997 में लाया गया था। मानव विकास के लिए उपभोग की जो बात की गई थी, 1998 में की गई थी। और उसके बाद अगर जो मानव दृष्टिकोण के साथ जो भूमंडलीकरण होगा वो 1999 का होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मानवाधिकार और मानव विकास जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। और 2000 अगर मैं बात करूं 1 में तो नई प्रौद्योगिकी और मानव विकास की बात हुआ था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका आप लोगों को PDF भेज दूंगा, मेरे पास इसकी PDF है। अगर आपकी इसकी PDF चाहिएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको यहाँ पर ये क्रम से जो वर्ष मैं बता रहा हूँ उन वर्षों में मैं आपको भेज दूंगा PDF। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखिए जो मानवाधिकार और मानव विकास हो गया 2000 का। उसके बाद आपका आ जाएगा नए प्रौद्योगिकी को एक मानव विकास के लिए काम में लाना, ये 2001 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2001। वीडियो को रोक के आप इसे नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। और उसके बाद जो है खंड का मतलब होता है सेक्शन में विभक्त हो रहे हैं वो विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देना। तो विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने की बात जो हुई थी 2002 में हुआ था। और सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्यों को राष्ट्रों के बीच मानव निर्धनता को समाप्त कर देना, मतलब मानव के निर्धनता को समाप्त करना और वचनबद्ध लेना, ये 2003 था। अब आपको शायद यहाँ पे मिल गया 2003, तो आपको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो अब ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों राष्ट्रों के बीच में मानव निर्धनता को समाप्त करने की बात की गई थी, तो 2003 बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा 2002 भी मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए भी मिल गया है। तो 2002 में क्या था, 2002 में ये था कि जो सेक्शन में जो वो होगा विभक्त किया जाएगा वो विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने की बात किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2002 हो जाएगा। और 2002 तक हो गया आपका। उसके बाद 2003 भी हो गया। 2004 के बारे में देख लीजिए, 2004 क्या कहता है। 2004 कहता है कि आज की विविधतापूर्ण दुनिया में संस्कृति स्वतंत्रता की बात करता है। और शायद आपका यही जवाब पूछ रहा है कि किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में सांस्कृतिक विभिन्नता पर बल दिया गया है, और आप अब यहाँ पर सही जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर सी को, ये 2004 हो जाएगा।
2005 के बारे में सारे, हाँ 2005 के बारे में भी जान लीजिए। और अगर मैं बात करूँ तो महत्वपूर्ण स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक असमान विश्व में सहायता या व्यापार की सुरक्षा की बात होती है, व्यापार वगैरह की, वो 2005 हो जाएगा। 2006 में आभाओं के बाद जैसे बिजली निर्धनता विश्वव्यापी जन संकट की बात हुई है, वो 2006 में हुआ है। और लास्ट एक और पॉइंट है 2007 में जो हुआ था, उसका नाम है जलवायु परिवर्तन को रोकना और विभाजित विश्व में मानव समक्य के बारे में चर्चा करना। या आप इतना जानिए कि जलवायु परिवर्तन को रोकना 2007 और 2008 में हुआ था। 2006 में बिजली निर्धनता और विश्वव्यापी जन संकट के बारे में चर्चा हुई थी, अभाव के बारे में जिक्र हुआ था। तो अब आप यहाँ पे सही जवाब दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट मान लिया जाएगा। वेरी गुड। आगे हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सतत विकास के लक्ष्यों का भाग नहीं माना जाता है? तो देखिए, आप लोगों को यह भलीभांति तरीके से पता भी होना चाहिए कि कौन सा नहीं माना जाएगा भाई, सॉरी कौन सा भाग है, यहाँ पर पूछा कौन सा भाग है, ठीक है भाई। तो जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए। तो आप देखिए जरा यहाँ पर कि उपभोग होगा, जलवायु होगी, भोजन होगा, अपराध जैसी कोई बात किया गया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बताइए जरा इनमें से कौन सा कथन सही है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का समान चयन संतुलन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है कि नहीं कर सकता है? बताइए जरा एक बार आप लोग मुझे बताइए। बिल्कुल कर सकता है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक विकार व्यक्तियों को असंतुलित की स्थितियों में ले आना, मतलब तो ये भी कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला हम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित सही तरीके से नहीं, मतलब आपका जो सही मैच नहीं कर रहा है वह आपको आइडेंटिफाई करनी है आपको। बाकी आपको सारे मैच करेंगे, एक आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ये जो है संसाधनों का उचित विवरण होगा तो साम्यता बोला जाता है उसको, सभी के समान अधिकार की बात होगी तो समानता बोला जाता है उसे, सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देने की बात है संशक्ति बोला जाता है इसको, पक्षपात तरीकों से ये गलत हो जाएगा, सुगमता आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर आपको गलत चूज करना था, बाकी तीन सही हैं, एक गलत है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए? बताइए जरा, इस प्रश्न का सही जवाब होना क्या चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिप्रेक्ष्य में, तो आप एज अ पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको सारे के सारे सही जवाब मिल जाएंगे। तो लिंग आधारित हत्या को रोकना होगा, ये तो बात सत्य हो जाएगी आप लोगों के लिए भाई। अगर बालिका शिशु के उत्तर जीविका को सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी आपके लिए बात सत्य हो जाएगी। बालिका शिशु के शिक्षा सुनिश्चित करना, ये भी सत्य हो जाएगा। बालिका शिशु के उपयुक्त पोषाहार सुनिश्चित करना, अच्छा बालिका शिशु हेतु उपयुक्त की बात की जा रही है, इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, ये इसको आप एलिमेंट कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा वो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा भी, ठीक है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से धारणीय विकास का लक्ष्य जो है मुख्य बिंदु पर बताइए जरा आप लोग। तो इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए भाई? धारणीय विकास का मुख्य बिंदु या उसके उद्देश्यों के बारे में बात करूँ तो इसका क्या होना चाहिए? तो देखिए, आपको जनता गृह संपन्नता शांति साझेदारी सही, ये आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक व्यापक अवधारणा जिसे आप मुख्य संरचना परिवर्तन में निहित करते हैं, जिसे किसी समाज को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित कार्य का एक भाग के रूप में प्रवर्तित किया जाता है, तो वह कहलाता क्या है? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो मैं बता दूं, विकास, सामाजिक विकास कहा जाता है। मैंने शुरुआत में भी इसके बारे में आप लोगों से बोला था जब मैं थ्योरी करवा रहा था। संसाधनों का संग्रह से संबंधित है, संग्रहों से संबंधित है। तो भाई जरा मुझे बताइए, संसाधनों से संग्रहित कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो आप बताइए, पक्ष समर्थन हो जाएगा, उत्प्रेरक भूमिका हो जाएगी, दलाल भूमिका, ये दलाल भूमिका है, ठीक है भाई। और उसके बाद योजना निर्माता की भूमिका हो जाएगी। संसाधनों का संग्रहण से संबंधित है, संग्रहण से संबंधित दलाल भूमिका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब इसका एक प्रकार से, ठीक है, दलाल भूमिका, ठीक है। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत लाभ होना चाहिए, सतत पूंजी होनी चाहिए, सतत प्रकृति पूंजी होनी चाहिए, क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए? जरा मुझे बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए सतत लाभ, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित सूचकांक उपयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2010 में, देखो अभी मैंने बताया था 2010 और 2011 के बीच में जो उपभोग किया गया था या उपयोग में लाया गया था जो एक्टिविटी, उसके बारे में मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा भी किया है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए?
तो मैं आपको बता दूं लिंग असमानता का सूचकांक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार हो सकता है पूछा जाए 2021 में। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, है ना, कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए लोगों का लोगों को सामना, ठीक है, लोगों को सामना करने के कार्यकलाप और पर्यावरण की मांग के बीच में अंतःक्रिया कहा जाता है। तो जरा मुझे बताइए इसको क्या कहा जाता है? क्या व्यक्ति क्रियाकलाप होगा, कि सामुदायिक हो जाएगा, कि आपके समूह हो जाएगा, कि सामाजिक क्रियाकलाप हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए इसका सही जवाब यहाँ पर? आप बताइए, सामाजिक क्रियात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। महबूब उल हक संकल्पना जो है, प्रेरणा है, ये किसके हैं? तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए भली भांति तरीके से, और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मानव विकास सूचकांक का हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। दोषपूर्ण व्यवस्था को सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पद्धति वांछनीय परिवर्तन लाती है, वो कहलाती क्या है? तो मैं आपको बता दूं उसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा सोशल एक्शन हो जाएगा, सामाजिक क्रिया हो जाएगा। इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है इसी से संबंधित है, पॉजिटिव के बारे में जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर दे दिया, बट इसी का टॉपिक माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो महबूब उल हक के द्वारा प्रवर्तित क्या चीज़ें की गई है, तो ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था, तो आप मुझे ज़रा बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। महबूब की अगर बात करूँ महबूब उल हक के बारे में, तो मानवीय विकास पैमाना होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, ये करेक्ट वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, कुछ अलग नहीं है। प्रोफेसर एस स्वामीनाथन, ये मैंने अभी जो लास्ट में PDF दिखाया था आप लोगों को जब बता रहा था, तो उसमें ये PDF मिल जाएगी, इसके नीचे है, इस पिक्चर मतलब इस क्वेश्चन पेपर के नीचे जो PDF है, ये प्रोफेसर SS स्वामीनाथन के बारे में एक कोटेशंस लिखा हुआ है 2006 में, उन्होंने क्या बातें कही है। तो ज़रा आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर बात की गई थी। ठीक है, तो याद रखना स्वामीनाथन किसान से रिलेट करेंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक और प्रश्न आ गया आपके सामने, एलिगेशन का है, अभिकथन को लेकर है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य को प्रयत्न करना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे और वन और वन्य पशुओं की सुरक्षा करे। तो क्या यह स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? बताइए जरा। बिल्कुल सही लग रहा है भाई, ये तो सही है। लेकिन वन और जीवन जंगली है, पर्यावरण जंगली पशुओं के द्वारा प्रदूषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा भाई, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बट ये व्याख्या नहीं कर रहा है। और मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप क्योंकि लगा के देखिए तो आपका ये फिट बैठेगा भी नहीं। तो पर्यावरण जंगली पशुओं और प्रदूषित क्या कर सकता है, कर दिया जाता है क्या, ये चीज़ें स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या नहीं होगी, बट दोनों ऑप्शन अगर यहाँ पर बोलो तो ये सही है। ठीक है भाई, ये दोनों जो है स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा खास करके। ठीक है, अगर कोई इस प्रश्न को लेकर भाई किसी को कोई क्वेरीज वगैरह होगी तो एक मिनट इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, वन और जीवन जंगली और पर्यावरण जंगली पशुओं के द्वारा प्रदूषित किया, नहीं ये आपका तो गलत ही है भाई, व्याख्या तो होगा ही नहीं, तो गलत है ना। बाकी ये आपका सही है, राज्य का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण के सुरक्षा सुधार के लिए वन तथा वन्य पशुओं को सुरक्षा करता है, ये बात तो सही है। आपका गलत है, ए सही है, आर गलत है भाई, ये तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो साधारण था प्रश्न, है ना। GDI का मतलब क्या होता है भाई, जरा बताइए। GDI का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट मार दीजिए DGI का। ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछने वाले हैं आप सबसे एग्जाम में, आने वाले हैं भाई, है ना। चलिए आगे हम एक और बात कर लेते हैं। और अब इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि धारणीय विकास व्यक्तिगत कल्याण की पुष्टि करता है। मतलब किसके द्वारा बताया जाता है कि जो धारणीय विकास है वो व्यक्तिगत कल्याण की पुष्टि करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उपरोक्त में से सभी सामाजिक विकास हो, पर्यावरणीय संरक्षण हो और पर्यावरणीय संवर्धन हो, तो इन सभी के लिए धारणीय विकास में व्यक्तिगत कल्याण की पुष्टि करता है। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी इस प्रश्न के बारे में देखो, मैंने आपको बताया है भाई कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए UN ने स्त्रियों को पिछली शताब्दी में 4 विश्व सम्मेलन आयोजित किया था, और इसके क्रमानुसार बता चुका हूँ मैं आप लोगों से भाई। तो आपको ध्यान रखना है, मेरेस्को में यहाँ पे जो मेस्को है ये सबसे पहले किया गया था 1975 में, और उसके बाद आपका नरोजी का आ गया था, उसके बाद क्या आया था, कोपेहन का आया था ना, कोपेहन का लाया गया था। और ये 76 से लेकर आपका 85 तक चला था, 76 से लेकर 85 तक चला था। और उसके बाद आपका थर्ड था नैरोबी, और नैरोबी में कितना चला था, तो
85 से स्टार्ट हो गया था, या 86 से आप कह सकते हो स्टार्ट हो गया था, 1986 से ये स्टार्ट हो गया था नैरोबी, और नंबर 4 पर बीजिंग आ गया था। तो अब क्रम लगा लीजिए, नंबर 1 पर थर्ड होना चाहिए, तो नंबर 1 पर अगर थर्ड आए तो आपका वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्रमानुसार मैंने बताया है, काल क्रमानुसार, प्लस में आपको मैंने यहाँ पर नीचे PDF भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है भाई। तो आप इसको PDF भी अगर देखेंगे तो इस PDF में आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि चौथा जो सम्मेलन बीजिंग में हुआ है ना, ये भी बताया है, और ऊपर भी आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने पहले भी बता चुका था इसके बारे में। तो ये थे आप लोगों का सामाजिक विकास से क्लासेस थी, और मानव विकास सूचकांक से था, धारणीय विकास से संबंधित था। NTA UGC नेट में 3 से 4 प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये नंबर देने वाला है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा इस क्लास का, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, UGC की जो क्लास चलेगी, प्रैक्टिस होगी 2009 का, और 2009 का जो प्रैक्टिस होगी वो शाम 8 बजे से होगा। और MPPSC की जो क्लास चलेगी सोशल वर्क पर, उनकी जो क्लास चलेगी वो होगी 6 बजे से। याद रखिएगा ये क्लासेस भी, ठीक है। 6 बजे अगर ज्वाइन करना है MPPSC की क्लासेस, तो ये पर डे क्लासेस चलती है। अब मैं MPPSC का यूनिट नंबर 7 करवा रहा हूँ, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। और UGC की जो चीज़ें चल रही है वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, पर डे प्रैक्टिस चलती है डेली, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ भी, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।